हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डक्टाइल सब्सटेंस, ब्रिटल और इलास्टोमर्स। कुछ सब्सटेंस हैं ये, इनको एक्सप्लेन करेंगे बाय स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के द्वारा हम डक्टाइल, ब्रिटल और इलास्टोमर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी यूनिट का, यानी सॉलिड मैकेनिक्स का। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसके प्रिंसिपल को जान लें कि ये किस पर बेस्ड है। तो इलास्टिक लिमिट हमें आनी चाहिए और हुक्स लॉ के बारे में हमें पता होना चाहिए इस पॉइंट को समझने के लिए। तो इलास्टिक लिमिट क्या होती है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। यानी अगर कुछ इलास्टिक सब्सटेंस, यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस जिन पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें और उनके कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएं, और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करें तो सब्सटेंस अपने ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रिगेन कर ले, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे इलास्टिक सब्सटेंस। और सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है? यानी इलास्टिक जो सब्सटेंस हैं इनकी भी एक लिमिट होती है इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने की। यानी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे हम फोर्स हटाएंगे वो सब्सटेंस अपने पुराने कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा। लेकिन यानी हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, हमने फोर्स हटाया, वो अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया। और अगर हम फोर्स को बढ़ा दें तो स्ट्रेन कुछ ज़्यादा होगी, यानी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ज़्यादा चेंज होगा, और फोर्स को फिर रिमूव करें तो वो दोबारा अगर अपनी पोजीशन में आ जाता है। इस तरह से हम लगातार अगर उस स्ट्रेस को बढ़ाते चले जाएं, फोर्स को बढ़ाते चले जाएं और रिमूव करें, तो एक हद तक वो अपनी पुरानी पोजीशन को रिगेन करेगा। लेकिन एक लिमिट के बाद सब्सटेंस अपने पुराने कन्फिग्रेशन को मेंटेन नहीं करेगा, यानी उसको गेन नहीं करेगा, अपने पुराने कन्फिग्रेशन में नहीं लौटेगा। तो वो मैक्सिमम फोर्स जिसमें सब्सटेंस अपने पुराने कन्फिग्रेशन को लौटाए, यानी पुराने जो ओरिजिनल कन्फिग्रेशन है उसको गेन कर ले, इसी को हम इलास्टिक लिमिट बोलेंगे। इसके ऊपर अगर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया या फोर्स अप्लाई किया तो रिमूविंग के बाद, फोर्स रिमूविंग के बाद सब्सटेंस अपने ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को नहीं रिगेन करेगा। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स पर ये, एक तो इस पॉइंट पर बेस्ड हो गया ये टॉपिक। दूसरा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ने क्या बताया? इलास्टिक लिमिट के अंडर, यानी इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। क्लियर? यानी इस कंडीशन में स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी। यानी स्ट्रेट लाइन मीन्स कि हमारा सब्सटेंस अभी हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी ये अभी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी में ये है, इलास्टिक प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा है। जैसे इस ग्राफ में हम अगर देखें, ये ग्राफ है स्ट्रेन स्ट्रेस ग्राफ। तो ये ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये ओ से, और जैसे जैसे हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन लगातार बढ़ती चली जा रही है। ए पॉइंट पर जाकर देखो ये स्ट्रेट ग्राफ है, ओ से लेके ए तक क्या है? ये स्ट्रेट लाइन, यानी ये प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाती है। प्रोपोर्शनल लिमिट मीन्स हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है ग्राफ यहाँ तक। ठीक है, ओ से लेके, यानी हमने बताया स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये ओ ए, ये स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है? यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, यानी ये प्रोपोर्शनल लिमिट, ओ से लेके ए तक के ग्राफ को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट। लेकिन जैसे ही हम स्ट्रेस को थोड़ा सा और इंक्रीज करें, यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर, यहाँ तक स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन है इस पॉइंट पर। ठीक, स्ट्रेस को जब हम थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाती, यानी ग्राफ की लाइन स्ट्रेट नहीं रहती। इसका मतलब अब यहाँ पर हुक्स लॉ को फॉलो ये ग्राफ नहीं कर रहा। ठीक है, यानी ए से लेके बी तक का जो पोर्शन है इसको बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन इसके अंदर अभी भी
जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो है। यानी स्ट्रेस यहाँ पे किया हमने तो ये यहाँ पर स्ट्रेन पहुँची, यहाँ पर देखें अगर स्ट्रेस यहाँ पे किया तो स्ट्रेन यहाँ पे आया। तो ए से लेके बी तक को ये शो कर रहा है कि इलास्टिक हुक्स लॉ को तो फॉलो नहीं कर रहा सब्सटेंस, लेकिन इसके अंदर अभी भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है। यानी अगर हम स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल कन्फिगरेशन को आ जाएगा। तो ए से लेके बी तक जो ग्राफ का पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है कि इसमें हुक्स लॉ को तो फॉलो नहीं हो रहा है ए से बी तक, बट ये अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को अभी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बी से आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेस को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो ये अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को खो देगा सब्सटेंस। यानी अगर हम स्ट्रेन को अब रिमूव करते हैं स्ट्रेस को, तो वो अपनी ओरिजिनल कन्फिगरेशन को रिगेन नहीं करेगा। यानी बी पॉइंट, वो पॉइंट जहाँ से वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को भी खो दे, उसको हम इस पॉइंट को बोलेंगे यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट बी से लेके सी तक, ये अपर यील्ड पॉइंट, ये लोअर यील्ड पॉइंट, सी क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट। क्लियर। सी, अब यहाँ पर बी से लेके सी तक क्या हुआ, इन्होंने अपनी सब्सटेंस ने अपने जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो खो दी है। सी से लेके डी तक के रीजन को बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, यानी इलास्टिक सब्सटेंस नहीं रहा, ये प्लास्टिक रीजन हो गया। और जैसे स्ट्रेस और बढ़ाएंगे, डी से आगे बढ़ाएंगे, तो ये मेल्ट होने लगता है और ई पॉइंट तक आते आते ये दो भागों में टूट जाता है ना, फ्रैक्चर हो जाता है। इसको हम फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं। ई पॉइंट को क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। क्लियर। तो इस तरह से हम स्ट्रेस स्ट्रेन को कर्व को पहले समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो इलास्टिक सब्सटेंसों में, जैसे ब्रिटल, डक्टाइल और इलास्टोमर, इनमें क्या डिफरेंस है। इनके स्ट्रेस स्ट्रेन तीनों के अलग अलग ग्राफ ड्रॉ हैं यहाँ पर। तो ब्रिटल सबसे पहले है, ब्रिटल सब्सटेंस। ब्रिटल सब्सटेंस में देखो ये पहला पॉइंट, ये तीन पॉइंट लगे हुए हैं सभी सब्सटेंस में, ये 1 2 3, 1 2 3, और इस इलास्टोमर्स में तो 1 और 2 ही हैं बस। ठीक है, तो यही हम इन्हीं 3 पॉइंटों से हमें इसको समझना है। तो वही पहला पॉइंट तो वो ओ और ये ए हो गया, यानी इसमें अभी इलास्टिक प्रॉपर्टी है ए तक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इलास्टिक प्रॉपर्टी इसके अंदर है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ को भी फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर यानी प्रोपोर्शनल लिमिट का रीजन इसमें ओ से लेके ए तक है। यहाँ पर ए पॉइंट ये है, और देखो यहाँ पर ए पॉइंट बहुत नज़दीक है, इसका मतलब ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, ये बिल्कुल ओ के बिल्कुल पॉइंट पर ही है। ये वो जो ओरिजिनल है, ओरिजिन इसके पॉइंट, इसके बिल्कुल बहुत इसके नियर ही ये पॉइंट है, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट इसमें है ही नहीं। इसका मतलब इलास्टोमर सब्सटेंस हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसका, इलास्टोमर्स हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब ब्रिटल को देखें जरा, ब्रिटल सब्सटेंस का फ्रैक्चर पॉइंट बहुत नज़दीक है, ये लास्ट का पॉइंट है फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर यहाँ पर ये है, यहाँ पर है। यानी जो डक्टाइल सब्सटेंस है उसमें जो फ्रैक्चर पॉइंट है ई, वो बहुत एंड में है, यानी ये टूटते नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इन पर फोर्स स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये खींचेंगे, और ये इनमें प्रॉपर्टी होती है ये वायर तार बन जाता है इनका, क्या बन जाता है डक्टाइल सब्सटेंस में, तार। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो ब्रिटल होते हैं ये ब्रिक हो जाते हैं, इनका ब्रेकिंग पॉइंट बहुत नज़दीक है ना। तो देखो ए से लेकर ये जो रीजन है ई, यहाँ पर ज़्यादा है समझो डक्टाइल पॉइंट हो गया, और जहाँ पर ये रीजन कम है समझो वो कैसे सब्सटेंस हो गए, ब्रिटल सब्सटेंस हो गए। तीसरे नंबर में इलास्टोमर, मैंने बता दिया कि इसमें नंबर 1 तो हुक्स लॉ को फॉलो नहीं होता। दूसरा ये देखो जरा स्ट्रेस, इस पॉइंट पर देखें जरा, इस पॉइंट पर स्ट्रेस अगर हम इमेजनरी लाइन बनाएं, यहाँ पर कट कर रहा है इस पॉइंट को, तो बहुत कम स्ट्रेस पर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेन इसमें हो गई है ना, बहुत कम स्ट्रेस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो गई है ये ना। तो जैसे रबड़, ये इलास्टोमर्स कहलाते हैं, ऐसे सब्सटेंस इलास्टोमर कहलाते हैं जो बहुत कम स्ट्रेस पर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट करें। यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है ब्रिटल में और स्ट्रेन कम आ रही है। डक्टाइल में स्ट्रेस दोनों के बीच में फॉलो कर रहा है, स्ट्रेस ब्रिटल से कम है और स्ट्रेन से ज़्यादा इसमें है स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन है वो ग्राफ में क्लियरली शो हो रही है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो इस पॉइंट पर
यहाँ पर देखें मैक्सिमम तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेन इलास्टोमर से कम है, ब्रिटल से ज़्यादा है इस डक्टाइल में और इलास्टोमर से स्ट्रेन कम है इसमें। फ्रैक्चर पॉइंट बहुत दूर है, ये जो पार्ट है ये लेंदी है, जहाँ ये लेंदी होता है समझो डक्टाइल सब्सटेंस होते हैं। ये तार बना जो जिन सब्सटेंसों से तार वायर बनता है वो डक्टाइल होते हैं, और जो छित जाते हैं मतलब जिन जो फैल जाते हैं वो ब्रिटल सब्सटेंस होते हैं, उनमें फ्रैक्चर पॉइंट बहुत नज़दीक होता है, टूट जाते हैं। जैसे दो सब्सटेंस हमने किया और ये दो भागों में टूट गया, लेकिन डक्टाइल में ऐसा नहीं होगा। डक्टाइल में ये दोनों टूटेंगे नहीं, और बल्कि ऐसी पोजीशन बन जाएगी जब हम खींचेंगे, है ना, कुछ ऐसा बन जाएगा डक्टाइल, ये वायर की कंडीशन में आ गया खींचते खींचते। लेकिन ब्रिटल क्या हो जाता है, ये ब्रिक हो जाता है, इसमें फ्रैक्चर पॉइंट बहुत नज़दीक है।